आरओ वाला हाँ। अब देखिए, थोड़ा सा हम लोग ये समझते हैं कि एक टर्म यूज होता है बीपीएलआर। बैंक अगर लोन देती है तो जिस रेट पे लोन देती है, तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट निकला शुरुआत में कि हम जो ऋण देंगे देंगे कस्टमर्स को, तो उसका प्राइस क्या रखेंगे, रेट क्या रखेंगे। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, आपके लिए, यानी आपके लिए का मतलब है बैंक के लिए, बैंक के लिए डिपॉजिट जो है वो लाइबिलिटी है। फिर से रिपीट करेंगे, पिछले क्लास में भी हम बताए थे, बैंक जो है, डिपॉजिट बैंक के लिए जो है वो लाइबिलिटी है। क्योंकि ये आप बैंक का पैसा नहीं है, ये मेरा पैसा, कस्टमर्स का पैसा है जो बैंक के पास रखने गए हैं। लेकिन बैंक जो लोन देती है वो उसका इनकम का मेन सोर्स होता है। और भी सोर्स है, लेकिन इनकम का मेन सोर्स लोन होता है, जो आपको दिया वो। तो आपको देगा तो वो इंटरेस्ट रेट कुछ इस हिसाब से लगाएगा, जो इस पे कमाएगा वो इंटरेस्ट, वही उसका आमदनी हुआ। तो उस आमदनी को वो इतना इंश्योर करेगा कि इतना आमदनी मेरा हो जाए, जिससे कि आपको जो इस पे ब्याज दे रहा है, वो जब आप उसके पास पैसा जमा कर रहे हैं, वो पैसा निकल के आ जाए। मतलब अगर सपोज कीजिए कि आप 5,000 रुपया जमा किए हैं बैंक के पास, और 5,000 में बैंक को हर महीने 5 रुपया इंटरेस्ट रेट आपके अकाउंट में देता है वो, तो उसका आमदनी इतना हो कि वो 5 रुपया हर महीने उसको जनरेट हो जाए। प्लस इतना सारा एटीएम मेंटेन करता है, इतना सारा स्टाफ रखा हुआ है, सबका खर्चा निकले। प्लस उसको अपने अकाउंट से कुछ कुछ पैसा सीआरआर के फॉर्म में भी रखना। मान लीजिए मेरा आमदनी 100 रुपया है, 20 रुपया तो हम छू ही नहीं सकते हैं। वो 20 रुपया हमको 80 में ही तो कारोबार करना है, तो उसी 80 पे ही इंटरेस्ट रेट उस तरह से फिक्स करेंगे कि मेरा आमदनी वो 20 रुपया को कंपनसेट कर सके। समझ रहे बात को। तो ये सारे चीजों को देखते हुए एक रेट फिक्स करती है। तो शुरुआत में क्या होता था कि बोला जाता था कि एक प्राइम लेंडिंग रेट है। ये कॉन्सेप्ट आया कि ये एक लगभग मिनिमम रेट होता था, जिसपे वो अपने प्रीमियम कस्टमर्स को देती थी। कि बोला कि नहीं ठीक है, अब अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए कि कोई बड़ा कॉरपोरेट हाउस है जिसका बहुत बड़ा बिजनेस है, व्यापार लेन देन चलता रहता है, तो वो उसको बोला कि ठीक है, तुमको हम मिनिमम अगर हम 5% पे रेट पे देंगे तो मेरा काम निकल जाएगा, तो उसको वो 5% पे दे दिया। इससे नीचे वो नहीं जाता था। ठीक है, अभी हम बस कंसेप्ट समझा रहे, फिर लिखवा देंगे सबको। फिर क्या होने लगा कि यही पीएलआर जो है वो इंडिया में बीपीएलआर के नाम से जाना जाता है, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट। बेंचमार्क इसलिए कि ये एक तरह से बेंचमार्क होता था कि बैंक अपना कैलकुलेशन, इंटरनल कैलकुलेशन करती थी कि अगर हम इतने रुपए पे इतना इंटरेस्ट लेंगे तो मेरा काम निकल जाएगा। मान लीजिए, हर किसी का मकसद पर्पस होता है ना कि एक तरह से बैंक को भूल जाइए एक मिनट के लिए। मान लीजिए ये इंस्टीट्यूट मेरा है, एक सेकंड के लिए इमेजिन कीजिए, और मेरा खर्चा महीने का 1,000 रुपया है। लेकिन मेरा ब्रांड अगर अच्छा बन गया है ब्रांड, तो हम अपना फीस रखे हुए हैं 30,000 रुपया। ठीक है। अब क्या है कि कोई आया मेरा बहुत क्लोज रिलेटिव, कि भैया हमको आपके पास पढ़ना है और हम बहुत गरीब हैं, और हम उसको पर्सनली जानते हैं कि ये मेरा जान पहचान का है, बहुत गरीब है, तो तुम 1,000 रुपया भी देगा तो हमको काम चल जाएगा। बाकी से हम 30,000 चार्ज करेंगे, लेकिन उससे हम 1,000 चार्ज कर रहे हैं। तो बस बीपीएलआर जो कॉन्सेप्ट है वो इसी तरह का है कि आपका इंटरेस्ट रेट जो है, वर्दी कैंडिडेट है, वर्दी कॉरपोरेट हाउस है, उसको पता है कि इससे लेन देन होगा, तो बराबर मेरा ट्रांजैक्शन होता रहेगा, मेरे पास पैसा टाइमली आएगा, हम जो लोन देंगे वो डूबने का चांस कम है। तो मेरे लिए प्राइम कस्टमर है और बड़ा वॉल्यूम में पैसा लेगा मेरे से। तो हम क्या किए, उसको 5% पे ऋण दे दिए, और बाकी को हम 7% के आसपास देना शुरू किए। दिक्कत यहां भी नहीं था। दिक्कत क्या होने लगा कि बैंक बड़े कस्टमर को रिझाने के लिए
ये प्रोसेस पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं था। आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं ये ओपनली नहीं बताता था बैंक। तो उसमें क्या दिक्कत होता था, जब आप कैलकुलेशन का क्राइटेरिया सामने नहीं लाए तो उसमें एक दिक्कत होने लगा कि बीपीएलआर रेट अगर 5% पे है तो वो अपने प्राइम कस्टमर को क्या करने लगा, 3% पे देने लग गया। बैंक बदमाशी करना शुरू किया जब ये ट्रांसपेरेंट प्रोसेस नहीं था। तो वो करने लगा क्या कि अपने प्राइम कस्टमर को 3% पे देने लग गया। आप मान लीजिए अगर उसका लोएस्ट रेट 5% का था जिसपे उसको नो लॉस नो प्रॉफिट होता, तो 3% पे दिया तो 2% का लॉस हुआ। अब ये लॉस भी सहता तो चलो कोई दिक्कत नहीं था, आरबीआई के भाई तुम लॉस पे दे रहे हो, जो भी है बैंक डूबेगा तुम जानो। लेकिन ये क्या करने लगा कि ये 2% कंपनसेट इधर से करने लगा, जो आम आदमी है उसको 9% पे देने लग गया। जो कम वर्दी कस्टमर हैं उनको उसमें एडजस्ट करने लगा। कहने का मतलब क्रॉस सब्सिडाइज जो सुनते हैं रेलवे ट्रेन में, सुनते हैं ना कि आपका कस्टमर जो पैसेंजर का जो भाड़ा होता है वो सब्सिडाइज्ड होता है और उसका पैसा फ्रेट से जो सामान ढोया जाता है उसके पैसा से पे उसको चार्ज करता है। तो कुछ इसी तरह का यहाँ भी होने लगा कि ये बीपीएलआर जो है उसमें जाने लगा, बीपीएलआर से नीचे जाने लगा प्राइम कस्टमर के लिए, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट नहीं था और दूसरों से पैसा वसूलने लगा। फिर क्या हुआ, आरबीआई जगह तो बोला भैया ऐसा नहीं चलेगा, बेस रेट फिक्स करो। वो बोला बेस रेट का कॉन्सेप्ट लाया, बोला बेस रेट फिक्स होना चाहिए, इससे नीचे आप किसी को नहीं देंगे। हर बैंक को अपना बताना होता था कि बेस रेट आपका क्या है। आपको इतना फ्रीडम दिया था। सपोज कीजिए कि हर बैंक का अपना कार्य प्रणाली है, अपना शाखा है, सब कुछ है। तो आपका बेस रेट क्या होगा आपके अपने खर्चा से ही डिसाइड होगा ना। वो आरबीआई तो फिक्स नहीं कर सकता है। मान लीजिए आपको कोई 500 रुपये का अमाउंट 1 रुपये में खर्च करने पे मिल रहा है और किसी को 500 रुपये का अमाउंट 10 रुपया खर्चा करने पे मिल रहा है, तो वो 10 रुपया तो निकालेगा अपने में से। तो यही कॉन्सेप्ट है। तो बैंक अपना बेस रेट खुद फिक्स करता था और अनाउंस करना शुरू किया कि भैया हम मेरा बेस रेट ये है, इससे नीचे किसी को नहीं दे सकते हैं, वरना आरबीआई अपना एक्शन लेना शुरू की। इसमें दिक्कत क्या होने लगा, इसमें दिक्कत ये होने लगा कि जब आरबीआई रेपो रेट और ये सब कम करता है, सुनते हैं ना कि अभी कल 3 जून है, 3 जून को भी मीटिंग होगा अगले क्वार्टर का। जो आप अभी Q2 बोल रही थी ना, वो Q1 Q2 होता है। Q2 Q1 लिखता है, वो तिमाही चलता है। तो पूरे 12 महीना को 3 3 महीना पे बांटा हुआ है, तो 4 बार, इसीलिए Q1 Q2 Q3 Q4 होता है। तो अगले क्वार्टर का मीटिंग कल होना है एमपीसी का, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आरबीआई का, देखिएगा न्यूज आएगा तो उसको गौर से पढ़िएगा, बहुत कुछ अब क्लियर होगा आप लोगों को। रेपो रेट, बैंक रेट, इन सब का बात करेगा न्यूज़पेपर में। तो हम कहाँ थे, हाँ, बेस रेट पे। तो हम बता रहे थे कि होता क्या है कि जब आरबीआई मान लीजिए कल मीटिंग किया करेगा और अनाउंस किया कि हम रेपो रेट को कम कर दिए, रेपो रेट को जैसे ही कम किए तो बैंक को पैसा मिलना आसान हो गया। ये कॉन्सेप्ट हम जान गए। रेपो रेट के इंटरेस्ट पे ही बैंक पैसा लेती है बाहर से। तो जैसे ही रेपो रेट थोड़ा गिराए हम, तो बैंक अब आसानी से पैसा ले लेगी। बैंक अगर आसानी से पैसा लेगी, उसको कम खर्चा हुआ, पहले अगर 100 रुपया में, मान लीजिए रेपो रेट ज्यादा था तो 100 रुपया में 10 रुपया खर्चा हो रहा था लेने में, अब 100 रुपया में 1 रुपया खर्च हो रहा है। तो आइडियली क्या होना चाहिए, बैंक को इस इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट नीचे कस्टमर को पास करना चाहिए। आप अगर 7% पे लोन ले रहे हैं अभी तक और इंटरेस्ट रेट आरबीआई ही घटा दिया, बैंक सस्ता अब पैसा ले रहा है, तो आपका भी इंटरेस्ट रेट में गिरना चाहिए आप अगर लेने वाले हैं। तो बेस रेट में ये दिक्कत होने लगा कि बेस रेट जब वो कैलकुलेट करता था और एवरेज निकालता था कितना कुछ, मतलब जो जो जिस जिस सोर्स से वो पैसा लिया, सपोज कीजिए इसको ऐसे समझिए, ये बैंक है, बैंक ए सोर्स से कुछ पैसा लिया, बी से कुछ पैसा लिया, मार्केट से सी से लिया और डी से इसका पैसा लिया। इस ABCD प्रोसेस से उठाने में कुछ पैसा खर्चा हुआ होगा, खर्चा करेगा तभी तो इनकम
आएगा कुछ भी, तो उसका एवरेज A+B+C+D किया बटा 4, ये एवरेज निकाल के वो दिखाने लगा कि ये मेरा इतना मिनिमम खर्चा होता है पैसा लाने में। तो हम मेरा बेस रेट इससे थोड़ा सा मान लीजिए 1% वो अनाउंस किया कि इस पे 1% हम जोड़ दिए, और ये मेरा आपका लोन देने का रेट रहेगा। अब इसमें बदमाशी क्या करने लगा कि आरबीआई, ये अगर आरबीआई है तो आरबीआई से पैसा जो ले रहा है उसका रेट यहां मान लीजिए 7% से घट के 5% हुआ, तो आइडियली यहां पे ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए। और डिपॉजिट, ये मान लीजिए ये डिपॉजिट दिया है, हम जो पैसा जमा किए वो पैसा है, ये वो भी तो बैंक लोन देती है किसी को। तो वो मान लीजिए पहले से 6% पे दिया हुआ है हमको कि मेरा, हम जितना पैसा लिए हैं हमको 6% इंटरेस्ट देगा। तो होना क्या शुरू हुआ कि ये एवरेज में इसको छुपा दिया कहीं ना कहीं, एवरेज में छुपा दिया, और आपको बताया कि ये अभी हमको कॉस्ट उतना ही पड़ रहा, बेस रेट में कोई चेंज नहीं किया। बेस रेट में चेंज नहीं करने से क्या हुआ कि फिर आपको बेनिफिट कुछ नहीं मिला। आरबीआई जो रेट चेंज करती है बेसिकली इन्फ्लेशन को ध्यान में रख के करती है, ये हम बताए थे उस दिन। इन्फ्लेशन को ध्यान में रखने का मतलब है कि वो कंज्यूमर, एंड कंज्यूमर जो है, हम लोग जो घर में बैठ के कंज्यूम कर रहे हैं, हमको ध्यान में रख के रेट डिसाइड कर रही है। लेकिन ये जब रेट कम भी कर रही है तो बीच में आ गया है बैंक वाला। बैंक वाला के आने के कारण क्या हो रहा है कि वो इस पे ध्यान ही नहीं दे रहा है, वो नीचे पास ऑन कर ही नहीं रहा है। तो इसको बोलते हैं मॉनेटरी ट्रांसमिशन। आप एक वर्ड देखेंगे, मॉनेटरी बेनिफिट ट्रांसमिशन, कि ऊपर से जो आपको हम रियायत दिए वो नीचे पास ऑन होना चाहिए। इसको ऐसे समझें कि अगर मान लीजिए कि हमको हर बच्चा, आज इस क्लास में जितना बच्चा है सब पे हमको अगर स्टेट गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी दे, सपोज कीजिए कि 5,000 रुपया दिया पर बच्चा, और हम फीस रखे हुए हैं 20,000, आइडियली हमको 15,000 लेना चाहिए आपसे, ठीक है। अब क्या किया, किसी महीने वो सब्सिडी बढ़ा दिया, वो बोला 10,000 पर बच्चा दे रहे हैं इस महीने, और हमको अपना फीस रखना है, आइडियली 20,000 है, तो हमको 10,000 आपसे चार्ज करना चाहिए था। क्या समझ रहे हैं इतना? अब हम क्या किए कि हम दिखाए कि मेरा एक्सपेंस बढ़ गया, मेरा एक्सपेंस बढ़ गया है, 5,000 रुपया का एडिशनल बर्डन आ गया है, तो हम आपसे वो एडिशनल दिखा के 15,000 रुपया अभी भी चार्ज कर रहे हैं। यानी कि हम, जो हमको बेनिफिट मिला वो बेनिफिट हम नीचे ट्रांसमिट नहीं किए। तो बैंक समझिए मोर और लेस कुछ इसी तरह का है कि आरबीआई जो उसको छूट दिया, आरबीआई जो पैसा उठाने में छूट दिया, वो छूट वो नीचे पास ऑन नहीं किया। तो आरबीआई फिर इस सिस्टम को भी चेंज किया, बेस रेट को, और वो लाया एक MCLR, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट में फिर वो बोला, वो 4 पैरामीटर होता है, चारों पैरामीटर को ओपनली ट्रांस आप दिखाइए कि आप किसको यूज करके अपना रेट कैसे फिक्स कर रहे हैं। इसमें आइडिया ये है, आरबीआई का कहना है कि अगर अगर हम रेपो रेट को कम किए तो नए लोन जो तुम इशू करोगे, जो 2 जून 3 जून को मान लीजिए कि रेपो रेट कम हुआ, तो आपको बैंक जो है 4 जून ऑनवर्ड्स जो लोन देगी उसमें वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए इंटरेस्ट रेट पे। कम हुआ तो आपका उसी प्रोपोर्शन में आप कम इंटरेस्ट रेट लीजिएगा, अगर ये बढ़ेगा तो आपका फिर इंटरेस्ट रेट महंगा होगा। तो वो ओपनली उसमें 4 कंपोनेंट बताए, जैसे हम आपको अभी बताए थे कि पहला हो गया था जिस जिस रेट पे आप पैसा आरबीआई उठाती है उसका, सॉरी, बैंक जिस रेट पे आरबीआई से और पैसा उठाती है, एक कंपोनेंट वो हो जाता है MCLR में। दूसरा कंपोनेंट हो जाता है आपका CRR का एक कंपोजिशन, कि आप
सर्टेन परसेंटेज आप आरबीआई के पास रखे हुए हैं। मतलब सपोज कीजिए कि 100 रुपया मेरे पास है, मेरा पैसा है। अगर हम 100 रुपया दे के हम पूरा मार्केट में लगाते तो हो सकता है कि हम 500 रुपया कमाते। लेकिन मेरे पास 20 रुपया मैंडेटरी आरबीआई के पास रखना ही रखना है। अगर सीआरआर रेट है, इस पे हम लोग बहुत लंबा डिस्कशन किए हुए हैं। तो यहाँ हम बस इतना ही बताएंगे कि 20 रुपया मैंडेटरी रखना है आरबीआई के पास। तो अब इसके पास जिस पे वो गेम खेल सकता है वो 80 रुपया ही बचा है। और इस 20 रुपया पे इसको कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलना है, आरबीआई कोई पैसा नहीं देगी इसको। तो रेस्ट 80 रुपया जो बचा है, उसी पे इसको 500 रुपया कमाना है। तो कहीं ना कहीं इसका प्रोविजन करेगा ना वो अपने रेट में। तो इस प्रोविजन को भी इंक्लूड करेगा। फिर एक टेनर फॉर्म होता है, उसमें क्या होता है ये इतना आपको नहीं जानने का जरूरत है। यहाँ हम बता रहे हैं इसलिए कि थोड़ा सा हल्का सा ओवर स्टेपिंग है, ये सब पूछता नहीं है कोई, ना यूपीएससी पूछा है ना बीपीएससी पूछता है। टेनर में क्या होता है कि आप कोई लोन अगर 15 साल का देते हैं या कोई लोन 1 साल का देते हैं, तो बैंक ज्यादा श्योर किस में होगी कि पैसा वापस आएगा? शॉर्ट वाले में ना, क्योंकि मतलब अगर सोचिए कोई 15 साल के लिए आपको मांगे, तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि लेने वाला बीच में ही मर जाए। ये भी प्रोबेबिलिटी है, 15 साल लंबा होता है ना, उस अवधि में क्या क्या हो सकता है, इकोनॉमी डूब सकता है, उसका घर डूब सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। 1 साल में ये इस तरह का वेरिएबल प्रोबेबिलिटी कम है, तो जितना लंबा लोन खींचेगा उतना उसको ये करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, तो वो उसको भी एडजस्ट करता है। और तीसरा, जो बाकी मार्केट से उठाता है उसमें जितना खर्च होता है, इस चारों कंपोनेंट को अलग अलग करता है। और इस फिर कैलकुलेट करता है उसका फॉर्मूला। आरबीआई बहुत स्ट्रिक्टली बताती है कि तुम जो फॉर्मूला यूज कर रहे हो वो फॉर्मूला भी हमको दो इसमें। तो इसीलिए ये ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, इस फॉर्मूला को यूज करती है आरबीआई। जैसे ही रेट यहाँ पास ऑन किया, तो वो तुरंत रिफ्लेक्ट होने लग जाता है और फिर नीचे कस्टमर को बेनिफिट होना शुरू होता है। तो आइडिया कॉन्सेप्ट यही है। अब हम लोग लिखते हैं शॉर्ट में, आगे बढ़ते हैं। पहले लिखिए प्राथमिक उधारी दर। प्राथमिक उधारी दर, प्राइम लेंडिंग रेट, जो इंग्लिश में लिखेंगे प्राइम लेंडिंग रेट। प्राथमिक उधारी दर वह दर होती है, प्राथमिक उधारी दर वह दर होती है जिसको आधार बनाकर, जिसको आधार बनाकर बैंक बैंक अपनी ब्याज दर निर्धारित करता है। प्राथमिक उधारी दर की प्राथमिक उधारी दर की न्यूनतम सीमा, न्यूनतम सीमा आरबीआई द्वारा निर्धारित की जाती है, की जाती थी लिखिए, अब ये सिस्टम नहीं रहा। मतलब आरबीआई एक न्यूनतम रेट जारी किया, उसके बेसिस पे आप अपना कैलकुलेशन कीजिए और फर्दर ये कैलकुलेट कीजिए। तो ये प्राथमिक उधारी दर जो है, वही आपका बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट भी यूरोपियन यूरोपियन सिस्टम में बोला जाता है। बीपीएलआर नाम सुने होंगे। बीपीएलआर का मतलब है बेंचमार्क, इसको हिंदी में बोल, इंग्लिश में भी यही, हिंदी में भी यही लिखते हैं, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट।
ठीक है। अब लिखिए, भारतीय बैंक, भारतीय बैंक अपने विश्वसनीय ग्राहकों को, भारतीय बैंक अपने विश्वसनीय ग्राहकों को अधिक सुविधा देने के लिए कभी कभी, कभी कभी बीपीएलआर, बीपीएलआर से भी, बीपीएलआर से भी कम दर पर ऋण दे देते थे। बीपीएलआर से भी कम दर पर ऋण दे देते थे, परंतु, परंतु अपने लाभ को सुनिश्चित करने के लिए, परंतु अपने लाभ को सुनिश्चित करने के लिए अन्य ग्राहकों से, परंतु अपने लाभ को सुनिश्चित करने के लिए अन्य ग्राहकों से ज्यादा ब्याज वसूलते थे। ज्यादा ब्याज वसूलते थे। ठीक है, समझ गए कि बीपीएलआर जो है वो बेंचमार्क इसलिए बोला क्योंकि जो प्राइम कस्टमर होगा उसको मान के चलता है इकोनॉमिस्ट कि सबसे लोएस्ट रेट पे देगा, जो ज्यादा वॉल्यूम में लेगा। आप भी जानते हैं ना, आप मान लीजिए किसी किराना दुकान के आप प्राइम कस्टमर हैं तो बाकी से आपको ज्यादा छूट देगा। इतना तो खुद भी देखते होंगे प्रैक्टिकल लाइफ में। तो बस यही कॉन्सेप्ट है, इसीलिए उसको बेंचमार्क बोला। कि दिमाग आइडिया ये था कि इस बेंचमार्क का मतलब क्या होता है, कि बेंचमार्क को हिंदी में क्या बोलते हैं? बेस रेट तो अलग हो गया, मतलब बेंचमार्क बोलते हैं ना, कि इससे तुलना जब करते हैं कि भैया ये बेंचमार्क है। जब कोई अच्छा परफॉर्म करने लगता है तो बोलता है ना बेंचमार्क सेट कर दिया, बहुत हाई बेंचमार्क सेट कर दिया। तो वही तो यानी कि ये उस बैंक का बेंचमार्क रेट था, यानी इसका मतलब है कि ये सबसे लोएस्ट रेट होगा, इससे नीचे नहीं जा सकता है। यहां तक ठीक था। लेकिन फिर बैंक बदमाशी करने लगा कि वो उससे नीचे जाने लगा और दूसरे से ब्याज वसूलने लगा। कहीं कहीं किसी किसी किताब में इस सिस्टम को बीपीएलआर बोलता है, वो गलत है। कि जब पीएलआर से आप नीचे चले गए और जो प्रोसेस जनरेट हुआ कि यहाँ से लिए और वहां पे सब्सिडाइज करके उनसे ज्यादा लिए, इस प्रोसेस को बीपीएलआर नहीं बोलते हैं। बीपीएलआर इसको बोलते हैं बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट। कि आइडियली जो आप अपने प्राइम कस्टमर को देते हैं, क्रेडिट वर्दी कस्टमर को देते हैं, वो बीपीएलआर रेट हुआ। बैंक बदमाशी करने लगा जब उस बीपीएलआर से नीचे जाके क्रेडिट डिसबर्स करने लगा और दूसरे से ज्यादा लेने लग गया। अब अगला लिखिए इसी में, इसी कारण से, इसी कारण से आरबीआई ने, आरबीआई ने बीपीएलआर के स्थान पर, आरबीआई ने बीपीएलआर के स्थान पर वर्ष 2010 से, आरबीआई ने बीपीएलआर के स्थान पर वर्ष 2010 से आधार दर प्रणाली, आधार दर प्रणाली बेस रेट सिस्टम, आधार दर प्रणाली बेस रेट सिस्टम को लागू किया। आधार दर प्रणाली बेस रेट सिस्टम को लागू किया। अब हेडिंग दीजिए, आधार दर प्रणाली बेस रेट सिस्टम।
आधार दर प्रणाली, बेस रेट सिस्टम। ठीक है। आधार दर वह न्यूनतम दर है आधार दर वह न्यूनतम दर है जिससे कम दर पर जिससे कम दर पर बैंक किसी भी ग्राहक को ऋण नहीं दे सकता है। बैंक किसी भी ग्राहक को ऋण नहीं दे सकता है। ब्रैकेट में लिख लीजिए, कृषि और अन्य कुछ सेक्टर्स को छोड़कर, क्षेत्र को छोड़कर। अब मान लीजिए कृषि में लोन देना है, कृषि को प्रमोट करना है सरकार को, तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि वो उसमें अपने बेस रेट से नीचे भी जा सकता है, वो उसको एक्सेप्शन में जाएगा वो सब। समझ गए। इसको भी 2016 में चेंज किया। क्यों चेंज किया आप समझ चुके हैं। अपने शब्दों में लिखना होगा तो लिख लीजिए कि इसमें मॉनेटरी बेनिफिट ट्रांसमिशन का, इसको हिंदी में जो लिखेंगे, या ऐसे लिख लीजिए कि इसमें एक समस्या, इस प्रणाली में एक समस्या यह थी, इस प्रणाली में एक समस्या यह थी कि बैंक आरबीआई द्वारा दिए गए रियायतों को, आरबीआई द्वारा दिए गए रियायतों को नीचे उपभोक्ताओं तक, पास को क्या लिखेंगे, नीचे उपभोक्ताओं तक पास नहीं करते थे। हाँ, लिख लीजिए। नीचे उपभोक्ताओं तक पास ऑन नहीं करते थे, हस्तांतरित जो भी लिखिएगा उसको अपने शब्दों में ब्रैकेट में पास ऑन लिख लीजिएगा। रियायत कंसेशन। तब लिखिए, इसीलिए रियायत का मतलब कंसेशन होता है, कंपनसेशन क्यों होगा। कंपनसेशन भी बोल सकते, कंपनसेशन तो रियायत नहीं हुआ, कंपनसेशन तो कुछ हर्जाना हुआ। हाँ, कंसेशन हुआ रियायत। इसीलिए आरबीआई ने इसीलिए आरबीआई ने आधार दर प्रणाली को समाप्त कर, आधार दर प्रणाली को समाप्त कर वर्ष 2016 में वर्ष 2016 में सीमांत निधि सीमांत निधि लागत पर आधारित ऋण दर, सीमांत निधि लागत पर आधारित ऋण दर, जो इंग्लिश में लिखेंगे ब्रैकेट में लिखिए, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट, MCLR। सीमांत निधि लागत पर आधारित ऋण दर, MCLR को लागू किया।
इस प्रणाली में इस प्रणाली में अब एमसीएलआर लिख रहे हैं। इस प्रणाली में एमसीएलआर के बारे में लिख रहे हैं 2 लाइन। इस प्रणाली में प्रत्येक सभी बैंक प्रत्येक माह में इस प्रणाली में सभी बैंक प्रत्येक माह में पहले से निर्धारित तिथि को पहले से निर्धारित तिथि को विभिन्न परिपक्वता अवधि वाले विभिन्न परिपक्वता अवधि वाले सीमांत निधि लागत पर आधारित सीमांत निधि लागत पर आधारित ऋण दर की समीक्षा कर उसे जारी करते हैं। निर्धारित तिथि को विभिन्न परिपक्वता अवधि वाली सीमांत निधि पर आधारित सीमांत निधि लागत पर आधारित ऋण दर की समीक्षा कर उसे जारी करते हैं। हाँ, उसे जारी करते हैं। ठीक है। परिपक्वता का मतलब मैच्योरिटी। जो जब मैच्योर बहुत सारा फंड कोई 6 महीने बाद मैच्योर करेगा, कोई साल भर बाद करेगा, तो उसका वो रेट डिसाइड करता है फिक्स्ड डेट पे। क्योंकि देखिए, ये एमसीएलआर अब कल 3 तारीख को होगा। 3 तारीख को होगा तो जो पहले से चला आ रहा है उस पे क्या रेट जाएगा, जो नया आएगा उस पे क्या रेट जाएगा। तो सबका तो एक डेट फिक्स नहीं करेगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा ना। फिर तो बहुत ही हेक्टिक हो जाएगा। कब कब किसको कितना इंटरेस्ट देना है पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए डेट फिक्स करता है, उस डेट को अनाउंस करता है कि ठीक है 3 तारीख को अनाउंस हुआ तो अब 6 महीने बाद जाके आपका आपका जो पहले से चला आ रहा है उस वो आपका 6 महीने बाद जाके उसमें रिफ्लेक्ट होगा कि अब कम होना शुरू हो गया है। इसमें बेसिकली 4 कंपोनेंट लेते हैं इस कैलकुलेशन में। पहले भी बताए थे कि एक जो जिस जिस जितना पैसा उसका खर्च होता है पैसा उठाने में, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी। दूसरा है सीआरआर मेंटेन करने पे। तो सीआरआर के कॉरस्पॉन्डिंग इसको कहीं रफ में लिखिएगा। ये यूपीएससी अब ओवर स्टेप करेगा तो इधर ही ओवर स्टेपिंग करेगा। फिर एक हो गया ऑपरेटिंग कॉस्ट। बैंक का जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, एटीएम चलाता है, स्टाफ को पैसा देता है, उसको भी ये कैलकुलेट करेगा। और चौथा होगा टेनर, कि उस उसको कॉम्पनसेट करेगा जब लंबे अवधि के लिए लोन देता है। जैसे होम लोन है आपका, होम लोन 15 साल का चलता है, 20 साल का चलता है। लेकिन हम अगर व्हीकल लोन लिए 2 साल में कवर कर दिए तो 15 साल वाले में डिफॉल्ट उसका ज्यादा होगा। डिफॉल्ट होगा तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि वो उसको कंपनसेट करने के लिए अभी से ही कुछ परसेंटेज कैलकुलेट करके अपने रेट में इंक्लूड कर लिया है कि वो आपको उस बेस रेट में दिखाई देगा। तो ये 4 कंपोनेंट पे डिसीजन होता है। मोस्टली एमसीएलआर फिर फॉर्मूला पे बेस्ड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग दीजिए। अब थोड़ा बहुत ये पार्ट छोड़ रहे हैं, जैसे बैंकिंग लोकपाल वगैरह, बैंकिंग ओम्बड्समैन वगैरह है। ये सब बहुत ही स्टैटिक टॉपिक, इसमें समझना कुछ नहीं है। आप इकोनॉमिक्स बुक खोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बैंकिंग ओम्बड्समैन आया कि
ऐसा होने लगा कि सरकारी बैंक या बैंकिंग में बहुत सारा कैलकुलेशन जो होता है या बहुत सारा ऐसा स्टेप ले लेता है कि आपको पता नहीं चलेगा। कभी आपके एटीएम से पैसा कट गया, कभी उससे कट गया, और आपको कहीं शिकायत करना है तो आप कहाँ शिकायत करेंगे? तो एक तरह से ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो पहले बैंकिंग सिस्टम में नहीं था, तो उसके लिए लाया गया। बहुत सारा कमिटी रेकमेंड किया, बैंकिंग रिफॉर्म कमिटी हम ग्रुप में शेयर कर चुके हैं, आप उसको देख लीजिएगा वहां से। और ये वाला पार्ट बैंकिंग लोकपाल योजना जो है, वो सब आप बुक से स्टैटिक पढ़ लेंगे, इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, देख लेंगे। पिछले 20 दिन से हम एक पीएनबी बैंक में करंट अकाउंट खुलवाने के लिए दौड़ रहे थे। पता नहीं, हर बार यहाँ से बोलता था भेज दिए, बैक ऑफिस में अटका पड़ा है ये। एक बार बीच में क्वेरी आया, कुछ और डॉक्यूमेंट्स मांगा, फिर जमा किए। 20-25 दिन हो गया। कल फाइनली हम गए तो वहाँ बैठे, फिर वो गोल गोल घुमा रहा था। तो उसको हम बहुत माइल्ड टोन में बोले कि सर, अगर कोई दिक्कत है तो आप हमको बस बता दीजिए, हम एक बैंकिंग ओम्बड्समैन को मेल डाल देते हैं कि 20 दिन से है, ऐसा ऐसा है, इस नाम से है, आप बस बोल दीजिए। तो एक बार ऐसे अपना डॉक्यूमेंट देख रहा था, कुछ कुछ सर उठा के देखा सामने। अच्छा, बैंकिंग ओम्बड्समैन बोले तो अब उसका कान खड़ा। तुरंत वो बैक ऑफिस मेरे सामने फोन लगाया। बैक ऑफिस फोन लगाया, सब कुछ डिस्कशन हुआ वहाँ पे। वो बोले कि भैया ये कस्टमर है, कंप्लेन कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं बैंकिंग ओम्बड्समैन को जा रहे हैं। शाम तक हमको फोन आ गया कि आपका काम हो गया है, एक दिन और रुक जाइए, परसों जो है यानी कल के बारे में, बुधवार को वो सारा कुछ ये हो जाएगा, आपको मोबाइल पे मैसेज भी आना शुरू हो जाएगा। तो बैंकिंग ओम्बड्समैन अपने आप में एक बहुत पावरफुल ये है आपका। चूंकि आपको इसलिए बता दिया कि कस्टमर राइट है, आप इको पढ़ भी रहे हैं, आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, तो आपको अपना अधिकार पता होना चाहिए वैसे। तो ये कस्टमर सर्विस में अब देखेंगे बहुत ज्यादा चेंजेज आया है बैंक में। आप इवन आप एसबीआई चले जाइए, अब देखिएगा कि पहले जैसा बात करता था और जैसे अब बात करता है, आपको बहुत जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। पहले तो डांट के सीधा मुंह बात नहीं करता था, अब इन लोग को इतना ऊपर से प्रेशर रहता है कि आप जब जाएंगे तो अकाउंट खुलवाने, तो आपसे वहीं पे बोलेगा कैसा एक्सपीरियंस रहा, रेटिंग कर दीजिए, ये क्या बोलते हैं, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, अच्छा रेटिंग दीजिएगा, ये सब भी करना शुरू किया। पहले पहले तो 10 दिन आपको खाली नॉर्मल अकाउंट खुलवाने में दौड़ाता। चलिए ये देख लीजिएगा। अब लिखिए, हेडिंग दीजिए, गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियां, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियां, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। बैंकों द्वारा बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिम ऋण, बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिम ऋण, बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिम ऋण की किस्तों के भुगतान में, अग्रिम ऋण की किस्तों के भुगतान में जब 90 दिनों से अधिक, जब 90 दिनों से अधिक का विलंब हो जाता है, 90 दिनों से अधिक का विलंब हो जाता है, तो ऐसी संपत्ति को, ऐसी संपत्ति को जो ऊपर हेडिंग दिए हैं उसी को लिख लीजिए, एनपीए कहते हैं शॉर्ट में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। यानी कि डेफिनेशन को 1 मिनट के लिए साइड कर दीजिए, सिर्फ इतना याद रखिए कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो आपका किस्त होता है, यही होता है ना, कि एक मूलधन का कुछ अमाउंट होगा और कुछ ऋण का उस पे जो ब्याज लगना है वो अमाउंट होगा। तो जब आप मूलधन या ब्याज, या वर्ड है और नहीं है, दोनों साथ में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई एक अगर हो रहा है, या तो आप मूलधन नहीं दिए, मान लीजिए सपोज कीजिए आपका किस्त बना
500 रुपये महीने का, जिसमें कि 200 रुपया मूलधन का पार्ट, 300 रुपया मूलधन का पार्ट है, 200 रुपया इंटरेस्ट का पार्ट है। तो क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है? या तो आप 500 का 500 नहीं दिए, 90 दिन तक नहीं दिए, 3 महीना तक नहीं दिए, या एक हो सकता है कि हर महीना आप 300 रुपया दे रहे हैं, 200 रुपया नहीं दे पा रहे हैं, 3 महीना तक 200 रुपया नहीं दिए, या ऐसा भी हो सकता है कि 200 रुपया दिए, 300 रुपया नहीं दिए। तीन प्रोबेबिलिटी, तीन ही प्रोबेबिलिटी होगा ना इसका, और क्या होगा चौथा प्रोबेबिलिटी? तो ये सारा केस एनपीए में जाएगा, ऐसा नहीं है कि 500 का 500 ही जाएगा तभी होगा। तो कहीं ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि मूलधन और, यानी प्रिंसिपल और वाला, ये इंग्लिश वाला और जो है, हिंदी वाला और नहीं है, प्रिंसिपल या ब्याज, मूलधन या ब्याज। अब एनपीए की श्रेणी लिखिए, 3 श्रेणी में इसको बांटा गया है। एनपीए की श्रेणियां, पहला है अवमानक परिसंपत्ति, सबस्टैंडर्ड असेट। अब अवमानक परिसंपत्ति, सबस्टैंडर्ड एसेट। हाँ, तो डेफिनेशन ही यही है ना, 90 दिन तक आप केवल ये जमा करेंगे, ये नहीं करेंगे। किस्त तो दोनों कंपोनेंट मिला के हुआ ना, बैंक का आमदनी दोनों है। तो एक पार्ट किए एक पार्ट नहीं किए, मूलधन या होता है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। कभी कभी जब ट्रिकी क्वेश्चन करता है तो यहीं पे गेम खेलता है। टोटल जो किस्त बना है वो पूरा का पूरा पेमेंट कीजिए, अदरवाइज आपका फेल हो गया। पहला लिखवाए अवमानक परिसंपत्ति, सब स्टैंडर्ड असेट। ये है 90 दिन से लेकर 12 महीने पुराना एनपीए, सब स्टैंडर्ड एसेट, 90 दिन से 12 महीने। दूसरा है 90 दिन से लेकर 12 महीने पुराना एनपीए, यानी 90 दिनों से लेकर 12 महीने, लिख लिए। दूसरा है संदिग्ध परिसंपत्ति, संदिग्ध परिसंपत्ति, डाउटफुल असेट। ये सब तो आप पढ़े ही होंगे, अभी एग्जाम दिए हैं तो। डाउटफुल असेट, 12 महीने से 3 साल, टाइम के हिसाब से बांटा कि कितना दिन आप एनपीए रह रहे हैं, उस हिसाब से आपके संपत्ति, इसको कैटेगराइज किया है। 12 महीने से 3 वर्ष पुराना एनपीए। और तीसरा है हानि वाली परिसंपत्ति, लॉस एसेट। लॉस एसेट 3 वर्षों से अधिक पुराना एनपीए, 3 वर्ष से भी अधिक पुराना एनपीए, समझे? यानी कि पहले हुआ, इसमें कॉन्सेप्ट आया कि 90 दिन तक आप नहीं दिए तो आपका वो एनपीए के कैटेगरी में चला गया। अब एनपीए कैटेगरी में जैसे ही गया, उसके बाद अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, इस तीनों कैटेगरी में से किसी एक में अप्लाई करेंगे। पहला होगा जो 90 से 12 महीना तक गया। उसके बाद जब वो भी आप टाइम जोन ये कर गए, तो उसको बैंक को संदिग्ध, मतलब डाउटफुल होना शुरू हो गया कि अब ये लगता है नहीं आएगा। फिर आपको वो 3 साल तक गया। उसके बाद 3 साल के बाद वो मान लेगा कि अब ये लॉस हो चुका है। तो जो लॉस वाला मान लेता है, उसके रिकवरी के लिए भी बहुत सारा प्रोसेस है, आगे दिखाएंगे। एक्ट बना है, सरफेसी एक्ट आया है, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल बना है, अदालत लगता है, वो आपको उसमें जजमेंट आता है, बहुत सारा चीज होता है। लेकिन आपको अगर लॉस वाले कैटेगरी में चला गया, एनपीए में चला गया, एनपीए कैटेगरी में, तो एक सर्टेन परसेंटेज आपको अपना आमदनी का प्रोविजनिंग करना होगा। मतलब इसको ऐसे समझिए कि आप किसी को 1000 रुपया लोन दिए हुए हैं, ठीक है, और 1000 रुपया टोटल आपको, इस 1000 रुपया पे 5000, यानी कुल मिला के 5000 रुपया इससे वापस आपको आना था।
4,000 आपका आमदनी हुआ और 1,000 रुपया आपका मूलधन हुआ। 5,000 रुपया आना था। आप अपने बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं कि हमको 5,000 रुपया आना है, लेकिन ये तो आएगा नहीं अगर वो लॉस एसेट में चला गया तो। संदिग्ध से ही मतलब एनपीए चला गया तो प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे घटता चला जाएगा कि ये पैसा आएगा। इसका कुछ पैसा आपके बाकी के आमदनी से आपको साइड में रखना होगा। तभी जाके क्या होता है कि आपको बैलेंस शीट में दिखाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि आपका अदर सोर्स से 10,000 रुपया इनकम है, तो इस 5,000 का कुछ परसेंट 2,000 आपको दिखाना पड़ेगा कि ये 2,000 हम इस लॉस को एब्जॉर्ब कर सके उसके लिए रखे हैं। वरना किसी भी बैंक का ये अगर बढ़ता चला जाएगा तो फिर तो बैंक आगे कारोबार कर ही नहीं पाएगा ना। एक समय ऐसा हो गया था जब ये 2017 ऑनवर्ड्स बहुत बड़ा समस्या था भारतीय बैंकिंग के लिए, एनपीए। अभी थोड़ा सा कंट्रोल में है, बट इसका एग्जैक्ट डाटा फिर आपको इकोनॉमिक सर्वे से मिलेगा। बैंकिंग डाटा जब उठाइएगा वहां पे आपको एनपीए दिखाई देगा कि अभी कुमुलेटिव भारतीय बैंकों का कितना एनपीए रेशियो चल रहा है। कृषि क्षेत्र में एनपीए की पहचान लिखिए। कृषि क्षेत्र में एनपीए की पहचान। कृषि ऋणों को तब एनपीए घोषित किया जाता है। कृषि ऋणों को तब एनपीए घोषित किया जाता है जब ब्याज या मूलधन की किस्त का भुगतान, जब ब्याज या मूलधन की किस्त का भुगतान निर्धारित तिथि के बाद, निर्धारित तिथि के बाद, ब्याज या मूलधन की किस्त का भुगतान निर्धारित तिथि के बाद 2 फसलों के आने तक, 2 फसलों के आने तक, निर्धारित तिथि के बाद 2 फसलों के आने तक नहीं किया जा सके, 2 फसलों के आने तक नहीं किया जा सके। ठीक है। यानी कि इसमें बोला कि सपोज कीजिए कि 5 जून 2026 को किसी को पेमेंट करना था अपना जो भी ब्याज या मूलधन। और इसके बाद 2 फसल आने तक, ये मतलब 2 क्रॉप साइकिल बीत गया। मान लीजिए अभी कौन सा क्रॉप साइकिल आएगा? खरीफ, फिर रबी आएगा। खरीफ साइकिल बीत गया, रबी बीत गया, उसके बाद जो है तब इसको कंसीडर करेगा कि अब ये एनपीए इसका शुरू हुआ। वहां पे हम लोग डेट के साथ चल रहे हैं, यहाँ क्रॉप साइकिल पे चलेंगे, खरीफ रबी का ये करके, और तब उसको एनपीए में एग्रीकल्चरल लोन को कैटेगराइज करेंगे। क्लियर है? अब लिखिए। एक वर्ड आप लोग वैसे भी सुनते होंगे कि विलफुल डिफॉल्टर। क्या है? लॉक कर दें? इसको लॉक कर दें आप जो बोल रहे हैं? बहुत ही बहादुरी से आप जवाब देते देते गलत जवाब दिए हैं। विलफुल डिफॉल्ट करने का क्या मतलब होता है? डिफॉल्ट, आप डिफॉल्टर कब बनते हैं? जब आप पैसा पे नहीं करते तभी ना बोलते कि अरे ये तो डिफॉल्टर है। पैसा को तो छोड़िए, अगर आप किसी को टाइम दिए और उस समय पे नहीं पहुंचे तब भी आपको सुनने को मिल जाएगा अरे तुम तो डिफॉल्टर आदमी है, समय पे नहीं पहुंचता है। कॉमन बोलचाल के भाषा में। और विलफुल, विलफुल का मतलब जानबूझकर। तो ये जानबूझकर पैसा नहीं देना, इसका अगर हिंदी मतलब निकालें तो ये होता है। तो होता क्या है कि बैंक जब किसी को कर्जा दी तो 2 प्रोबेबिलिटी होता है। पहला प्रोबेबिलिटी हुआ, जैसे किसान है, किसान लोन लिया और बाढ़ आ गया, या उसका फसल जितना लोन लिया
उतना में बिका नहीं, टमाटर का दाम हो गया 1 रुपया पर केजी, उसका पैसा ही नहीं निकला। उसके पास इनकम का सोर्स नहीं है कि वो पैसा ये करे, तो वो जानबूझकर पैसा पे नहीं कर रहा है। मतलब जानबूझकर वो जानबूझकर वाले कैटेगरी में नहीं आया, उसके पास है ही नहीं रिसोर्स, तो वो नहीं कर पा रहा है पैसा। लेकिन दूसरा ऐसा भी है, विजय माल्या, नीरव मोदी, सब नाम सुने होंगे आप लोग। ये लोग क्या किए, बैंक से लोन लिए, पैसा था लेकिन जान के नहीं दिए। टैक्स नहीं, टैक्स का नहीं, टैक्स तो वो दूसरे को, टैक्स वाला कॉन्सेप्ट तो मनी लॉन्ड्रिंग में और ब्लैक मनी में आएगा। ये अभी हम बैंक के कॉन्सेप्ट से बात करें कि वो ऋण लोन लिए लेकिन उसको वापस नहीं किए, डिफॉल्टर जानबूझकर बने, तो ऐसे लोग विलफुल डिफॉल्टर के केस में आते हैं। अब एक है द्वितुलन पत्र समस्या, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। द्वितुलन, हाँ, नाम से ही क्लियर है आपको। इतना लिखने लगेगा, इकोनॉमिक्स में तो पागल हो जाइएगा, ये भी समझ लीजिए। क्योंकि बेसिक टर्म को क्लियर नहीं सोचे हैं ना। हम आपको क्या बोले कि बहुत, अगर 100 वर्ड आपके सामने आएगा तो केवल 3 से 4 वर्ड ऐसा होगा जो नाम से मतलब नहीं निकाला जा सकता है। लेकिन मैक्सिमम वर्ड को अगर नाम के साथ खेलिएगा तो आप आराम से उसका मतलब निकाल सकते हैं। विलफुल डिफॉल्टर लिखना है तो अपने शब्दों में लिख लीजिए कि जो जानबूझकर पैसा, जानबूझकर तो वही हुआ ना कि जानबूझकर नहीं दे रहा है, मतलब है आपके पास, आप नहीं दे रहे हैं। देखिए, इसलिए कभी गांव में देखे हैं लोग क्या किया है, बहुत सारा समृद्ध परिवार भी किसान लोन ले लिया है, ठीक है, और वो बैंक आ रहा है, उसके पास है भी पैसा कि वो वापस से चुका सकता है, और वो नहीं चुकाता है, इस आस में नहीं चुका रहा है कि उसको पता है कि सरकार एक बार जगेगी और सारा किसान ऋण माफ कर देगी। देखे होंगे ना अपने अगल बगल, अगर आंख खोले होंगे तो आपको दिख गया, और आप जिस हिसाब से मुस्कुरा रहे हैं हमको लग रहा है कि आप भी एक नहीं है। नहीं नहीं, मजाक कर रहे हैं। तो ये, तो यहाँ पे एक मोटिव हो गया कि किसान, सरकार आज नहीं तो कल लोन माफ करेगी, तो एक तो वो हो गया। एक क्या हो गया कि वो सेटिंग कर लिया, बैंक मैनेजर को ही पैसा खिला दिया, जैसे कि आपका नीरव मोदी, विजय माल्या, ये लोग यहाँ से इंडिया से निकल लिए। तो आप खोजते रहो, तो ये विलफुल डिफॉल्टर के केस में आए। विजय माल्या, नीरव मोदी चाहते तो दे नहीं सकते थे, था ही पैसा। तो इस तरह का कैटेगरी है द्वितुलन पत्र समस्या, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम बेसिकली क्या है कि देखिए, मोस्टली अगर बैंक और इंडस्ट्रीज के, उद्योगों के बीच का आपसी तालमेल आप देखेंगे, तो बैंक ऋण दिया आपको, इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री एक्सपैंड किया, अपना सामान बेचा, फिर इससे इनकम हुआ, फिर ये इसको पे बैक किया, फिर ये इससे ऋण लिया। जब भी पिछले क्लास में भी हम बोले थे कि अभी मान लीजिए अदानी आए, बोले 5,000 करोड़ का निवेश हम बिहार में करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि अदानी अपने घर जाएंगे, अपने बैंक अकाउंट में जो उनका बैलेंस पड़ा होगा पैसा, उसमें से पैसा निकालेंगे और तब बिहार में इन्वेस्ट करेंगे? नहीं, वो बैंक से एक प्रपोजल बनाएंगे, सरकार उसको सपोर्ट करेगी, बैक करेगी कि भैया ये प्रोजेक्ट लगेगा। वो आएगी बैंक के पास, प्रपोजल सबमिट करेगी, बैंक उस प्रपोजल पे उसको लोन देगी, यानी वो बैंक का पैसा होगा। अब इमेजिन कीजिए कि ये जो इंडस्ट्री लगा रहा है, इंडस्ट्री जिस काम के लिए पैसा लिया, वो आगे काम नहीं हो पा रहा है, मतलब इकोनॉमी में मंदी आना शुरू हो गया, या अभी वार आना शुरू हुआ, ये इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट का बिजनेस जो था वो रुक गया। अब ये लोन तो ले लिया, इसका खुद ही पेमेंट नहीं आ रहा है, तो इसका बैलेंस शीट गड़बड़ाया, इसका बैलेंस शीट गड़बड़ाया तो ये इसको नहीं दे रहा है, अब इसका बैलेंस शीट गड़बड़ाया। तो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम जो है वो यही है, इसी कॉन्सेप्ट को ट्विन बैलेंस शीट बोलते हैं कि इसका भी बैलेंस शीट गया, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, ये भी गया,
दोनों। तो ये 2018 के आसपास बहुत ज्यादा इसमें था, ट्विन बैलेंस शीट बहुत ज्यादा न्यूज में था। बैंकों का 16 17 18 जो था, ऑलमोस्ट ये विकट समस्या इंडिया के लिए बनता जा रहा था। तो इसको भी लिख लीजिए। औद्योगिक उत्पादन में कमी किस के कारण, औद्योगिक उत्पादन में कमी के कारण औद्योगिक इकाइयां बैंकों को बैंकों का ऋण समय पर भुगतान नहीं कर पाती है। हाँ, औद्योगिक इकाइयां बैंकों को का ऋण समय पर भुगतान नहीं कर पाती है। इससे इससे बैंकों का भी बैलेंस शीट खराब होने लगता है। बैंकों का भी बैलेंस शीट खराब होने लगता है और इनका एनपीए बढ़ने लगता है। एनपीए बढ़ने लगता है। औद्योगिक इकाइयों का बैलेंस शीट खराब होना और बैंकों का बैलेंस शीट खराब होना, यही द्वितुलन ये है। से ही इसी स्थिति को ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम बोलते हैं। एक है स्पेशल मेंशन अकाउंट, विशेष उल्लेख अकाउंट, एसएमए बोलते हैं। एनपीए से रिलेटेड ही है ये, विशेष उल्लेख अकाउंट, खाता, स्पेशल मेंशन अकाउंट। स्पेशल मेंशन अकाउंट, तो इसमें क्या है कि आइडिया ये है कि एनपीए 90 दिन पे हो रहा है, कि 90 दिन तक आप ब्याज मूलधन नहीं दिए तो आपका एनपीए कैटेगराइज करेगा। जब एनपीए बढ़ने लगा और बैंक परेशान, आरबीआई परेशान होना शुरू हुआ, तो बोला भैया 90 दिन तक वेट क्यों करना, आज इसको डिफॉल्ट होना था तो 0 से 30 दिन से ही तुम अलर्ट हो जाओ। पहले महीने अलर्ट हो, फिर दूसरे महीने अलर्ट हो, फिर तीसरे महीने अलर्ट हो, तब जाके उसको एनपीए करो। यानी तुम भी तो एफर्ट डालो। अभी रूल है, सरकारी बैंक में लोग बैठे हुए हैं 90 दिन, उनको अपने घर से तो पैसा जाना नहीं है। 90 दिन का कैटेगरी है तो 90 दिन तक वो सोए हुए हैं, 91 दिन वो जगेंगे, लेटरबाजी शुरू करेंगे, वो बैठ गया। वो तो उनको कहना है कि भैया जैसे पहला डिफॉल्ट हुआ 0 तारीख, डी डे को नहीं आया, तुम जगो, उसको फॉलो अप लो कि भैया क्यों नहीं आ रहा है, नहीं डालोगे तो तुमको ये सब अधिकार है, ये सब डाल के प्रेशर करो और तुम उसको पैसा लाने का कोशिश करो। तो थोड़ा इस फॉलोअप से भी थोड़ा स्थिति सुधरा। तो इसी में 3 कैटेगरी होता है, एक मिनट एक लिख लीजिए। एसएमए उधारकर्ताओं द्वारा, एसएमए उधारकर्ताओं द्वारा ऋण दायित्वों को ऋण दायित्वों को पूरा न कर पाने पर, ऋण दायित्वों को पूरा न कर पाने पर
ऋण के प्रारंभिक तनाव को दर्शाता है। ऋण के प्रारंभिक तनाव को दर्शाता है। इस प्रकार के खातों की शीघ्र पहचान कर इस प्रकार के खातों की शीघ्र पहचान कर बैंक बैंक परिसंपत्ति के बैंक परिसंपत्तियों के बैंक परिसंपत्तियों के एनपीए में परिवर्तित होने से पूर्व ही परिसंपत्तियों के एनपीए में परिवर्तित होने से एनपीए में परिवर्तित होने से पूर्व ही आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, तो इसमें तीन कैटेगरी बनाया है। एसएमए, ये भी पूछ सकता है या पूछेगा। एसएमए जीरो होगा तो 0 से 30 दिन के भीतर जो अकाउंट रहेगा उसमें एसएमए जीरो कैटेगरी आएगा। एसएमए वन आएगा जो 31 दिन से 60 दिन का आएगा। एसएमए टू आएगा जो 61 दिन से 90 दिन तक आएगा, और 90 दिन के बाद वो एनपीए कन्वर्ट हो गया। यानी अब यहीं से शुरू कर दिया। यहाँ पे आएगा तो दिवालिया कानून लग सकता है, यहाँ पे बहुत सारा इंसॉल्वेंसी कोड है। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एक्ट को वो यूज कर सकता है। ठीक है, ये कैटेगरी पूछ सकता है। इसका टाइमिंग अब कुछ उपाय लिख लीजिए कि क्या इस एनपीए की स्थिति को सुधारने के लिए कुछ उपाय। सरफेसी एक्ट, इसका फुल फॉर्म आज तक हम रटते रह गए, याद नहीं होता है। इसको लिखिए। एफएई है, सरफेसी एक्ट 2002। इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटाइजेशन सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। फुल फॉर्म इसलिए लिखवा दे कि बीपीएससी है, कोई भरोसा नहीं, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपको। मेंस वेंस में कभी लिखना हो तो कभी भी इतना बड़ा नाम लिख के अपना समय वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा सरफेसी एक्ट लिखेंगे और निकलते चले जाएंगे। जहां आपको स्टेप्स जो गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम लिए, निवारक कदम जो सब है, उसमें इसको बस ऐसे ही डील करेंगे। यह अधिनियम यह अधिनियम न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना ही यह अधिनियम न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना ही को किसी भी बैंक को
वित्तीय संपत्ति प्राप्त करने, वित्तीय संपत्ति प्राप्त करने, या वैकल्पिक रूप से, उसका समाधान करने के लिए, वैकल्पिक रूप से उनका समाधान, उसका समाधान करने के लिए उन उधारकर्ताओं की संपत्तियों, समाधान करने के लिए उन उधारकर्ताओं की संपत्तियों को कब्जा करने में सक्षम बनाता है, कब्जा करने में सक्षम बनाता है, जो 60 दिनों के भीतर, जो 60 दिनों के भीतर बाकी ऋण का भुगतान करने में विफल होते हैं। 60 दिनों के भीतर बाकी ऋण का भुगतान करने में विफल रहते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये पहले आपको, अगर सपोज कीजिए आप डिफॉल्ट कर गए, तो हम, मेरे पास एक दूसरा सोर्स है, आप मॉर्गेज रखे हैं, आपका सामान है, उसको हम, मान लिया आप जमीन गिरवी रखे हुए थे, तो हम जमीन को जाके बेच के पैसा निकालें और आपका ऋण हम असूल लें। लेकिन इस प्रोसेस को भी इनिशिएट करने के लिए उसको बैंक को जाना पड़ता था, कोर्ट। कोर्ट गया, कोर्ट में सारा सुनवाई हुआ, फिर बैंक को अधिकार दिया कि हाँ तुम जाओ और इसको बेच के अपना पैसा असूल लो। अब बैंक एक बार अगर चला गया कोर्ट, तो समझिए फिर कितने दिन का झमेला होगा वहां पे। तो इसीलिए ये अधिनियम 2002 में पास किया गया कि अगर ये है तो प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ इवेंट बनाया गया। इस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए बैंक को ये अधिकार है कि वो जो संपत्ति है वो उसको बेचकर अपना काम ले सकती है, पैसा निकाल सकती है। 60 दिन मतलब वो उसके समाधान के बाद 60 दिन, जब प्रोसेस इनिशिएट करेगा, जब आपको बोला कि बाकी का ऋण दीजिए, उसके बाद 60 दिन। पहले तो एनपीए कन्वर्ट होगा तब तो ये लोग जगेगा। ये प्रोसेस ऐसे थोड़ी है, पहले एनपीए 1 होगा, दूसरे में गया, लॉस कैटेगरी में गया, तब जाके ये सब चालू होता है। वैसे एसएमए 2 से ही, यानी कि 60 दिन जहां पे लिखे थे, एसएमए 2 बताए थे ना, 30 से 60, उसमें भी वो सरफेसी एक्ट को यूज कर सकता है, रिकवर कर सकता है। 90 से एक नहीं, तो पहला एसएमए 0, नहीं नहीं, 90 से एसएमए 2, एसएमए 1 में, एसएमए 1 में 31 से 60 है ना, तो 60 दिन उसमें वो यूज कर सकता है। 60 दिन वाला जो है, यहाँ पहला नोटिस दिया, उसके बाद क्योंकि अब एसएमए 0 से ही चालू हो चुका है प्रोसेस। पहले एनपीए तक वेट करते थे, अब एसएमए 0 से ही चालू है प्रोसेस कि आप उसको लेटर भेज रहे हैं, दिवालिया घोषित कर सकते हैं, दिवालिया कानून लागू कर सकते हैं। एसएमए जैसे वो जो कैटेगराइज किया है, तो ऐसे कैटेगराइज करके थोड़ा ही छोड़ देगा, कुछ ना कुछ तो बैंक को राइट देगा ना। तो पहला राइट दिया कि एसएमए 0 में आपको वो बोला कि दिवालिया कानून जो होता है वो लागू हो सकता है। एसएमए 1 में डेट रिकवर इन बैंकिंग एंड इंसॉल्वेंसी कोड का जो प्रोविजन है वो लागू हो सकता है। ये सब दूसरे फॉर्म में आता है, इसीलिए इतना डिटेल में हम लोग को नहीं जाना है। बैंकिंग एंड इंसॉल्वेंसी। और तीसरा में कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल जो होता है, एसएमए 2 चला गया, तो कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल वाला प्रोविजन लागू हो सकता है। तो ये सारा बनाया है, बैंक को कुछ हथियार दिया कि आप इसको यहाँ पे रिवॉल्वर दिखा के लेना है ले लीजिए। रिवॉल्वर एक्चुअल सेंस में नहीं, मतलब आपको एक टूल दिए, फिर इसमें टूल दिए, निकालवाइए, प्रेशर बनाइए, इसमें टूल दिए, प्रेशर बनाइए, वहां जा सकते हैं। एनपीए हो गया, उसके बाद आप, एनपीए जब हो जाएगा तब 60 दिन का वो देके आप फाइनली कब्जा कर सकते हैं। किसमें?
समाधान निकालने के लिए आप उसके पास जाएंगे ना। मान लीजिए एनपीए में कन्वर्ट हो गया। हाँ, एनपीए में जब आपका कन्वर्ट हो गया, तो आप क्या करते हैं, वहां गए, बात किए, आप उसको नोटिस दिए और अगले 60 दिन तक बोलेंगे कि फाइनली पे बैक करो, नहीं तो हम कब्जा कर लेंगे। मतलब एनपीए में भी, एक मिनट रुकिए, एनपीए में भी तीसरे कैटेगरी के बाद ही आप, जब आपका लॉस एसेट होना शुरू होगा तभी तो आप उस पे एक्शन लेंगे। जब तक लॉस एसेट नहीं है तब तक आपके पास जो प्रोविजंस है उसको यूज कर रहे हैं आप। लॉस एसेट होने के बाद जब आपको लग गया कि अब ये डूब गया है, उसको वापस निकालने के लिए आप फाइनली स्टेप लेना शुरू करेंगे। क्या हुआ, नहीं समझ में आया? हाँ, तो एनपीए जब 3 साल तक आप एनपीए रह गए तो लॉस एसेट में चला गया। तो लॉस एसेट को निकालने के लिए, देखिए अभी क्या है कि आप समझिए बात को, कि जब तक उम्मीद है तब तक तो आपको हम लेवरेज देंगे ना, कि भैया अभी आप 3 साल से कम में हैं, आप, आपके पास बैंक गया मांगने, आप बोलेंगे कि नहीं नहीं हम दे देंगे, हम दे रहे हैं। तो बैंक के पास भी पता है कि भैया ये लॉस ऐसे अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक उसका बैलेंस शीट में वो लॉस दिखना नहीं शुरू हुआ। जैसे ही 90 3 साल से बढ़ेगा तो कुछ नहीं हो रहा है, बस बैलेंस शीट में उसको कैटेगराइजेशन बदल रहा है। अभी तक वो उसको इनकम में दिखा रहा है। इनकम के बाद क्या करेगा, तीसरे कैटेगरी में जैसे ही उस 90 दिन से, सॉरी, कितना, 12 महीना से ज्यादा बढ़ा, तो उसको डाउटफुल बना दिया, बोला आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, और 3 साल के पास पहुंचा तो वो लॉस एसेट कर दिया। अब लॉस एसेट से ही तो पैसा निकालेगा, अभी तक डाउटफुल है मतलब दे भी सकता है। तो अभी आपका सामान क्यों बेचने चला जाएगा वो, अगर बीच में दे दिया तो यही कॉन्सेप्ट है। फिर दूसरा लिखिए, ऋण वसूली अधिकरण, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल। ऋण वसूली अधिकरण, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, ऋण डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल। इस चैप्टर में हम लोग को बहुत टाइम लग गया, आज भी खत्म नहीं हो रहा है। चलिए, नाम से क्लियर है, इसका स्थापना किया गया होगा 1993 में हुआ था, कि एक फास्ट ट्रैक अलग कोर्ट बनाया गया जिसमें इसका सुनवाई होगा। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एक है, एआरसी। एआरसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी 2007 में शुरू किया गया था इसको। किसमें? हाँ, उसमें अब कम जाता है, अभी भी जाता है डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल में, कि ट्राइब्यूनल लगा उसके केस को जांचा, मान लीजिए बैंक को छोड़ देंगे, बैंक को अगर छोड़ देंगे कि आप ये कीजिए, तो वो लोग तो दूसरे ही दिन जाके ये कर लेगा। तो डेट रिकवरी में बताता है कि हाँ अभी इसको जेन्युइन है, नहीं दे पाएगा, तो अभी भी डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल है। सरफेसी एक्ट के तहत ये क्या कि इस पूरे प्रोसेस को फास्ट ट्रैक कर दिया गया, कि बैंक अगर अपना 60 दिन वाला दिया तो वो वहां दे के अपना कब्जा चालू कर सकता है। डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल को कागज दिखाएगा, वहां से वो जाके चिपका देगा और वहां से प्रोसेस चालू कर देगा। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ये क्या है कि आपके बैंक क्या करती है, अपने एनपीएज को बेच देती है। मान लीजिए ये ले लिया, उससे पैसा ले लिया, अब ये कंपनी अब उसको फर्दर इन लोगों को लगा के वसूल करेगी, या मार्केट में जिस तरह से प्ले करेगी बॉन्ड के फॉर्म में, वो एक अलग गेम है। बट इसका काम है एनपीएज को, बैंक के एनपीएज को खरीद कर उसको रिफाइनांस करना। आगे बढ़िए, इंद्रधनुष योजना। उसको बैंक को रिफाइनांस करना। कितना परसेंट तक रिकवरी होता होगा, ये तो आपको एनपीए जितना है, मान लीजिए उस समय हम लोग जब पढ़ते थे तो 16% के आसपास था, फिर 23% तक बढ़ा था, इतना लोन 23% तक गया।
मतलब एनपीए आपका एसेट हो गया बैंक का। अभी का डेटा आपको इकोनॉमिक सर्वे में दिखेगा। उस हाँ, 100 रुपया कर रहा है तो 23 रुपया डूब गया आपको उस समय के हिसाब से। तो अभी उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। एनपीए का भी बहुत सारा कैटेगरी है, पूरा नहीं डूबा, इसमें से कुछ वापस भी फिर आता है। बट ये एनपीए जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा दिक्कत होना शुरू होगा। इंद्रधनुष योजना। इंद्रधनुष योजना देश के सरकारी बैंकों की देश के सरकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए, देश के सरकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए सरकार ने 7 सूत्री इंद्रधनुष योजना बनाई है। सरकार ने 7 सूत्री इंद्रधनुष योजना बनाई है। इंद्रधनुष के 7 सूत्र इस प्रकार हैं। पहला है नियुक्तियां। नियुक्तियां, अपॉइंटमेंट। दूसरा है बैंक बोर्ड ब्यूरो। बैंक बोर्ड ब्यूरो। बोर्ड, BOARD, बोर्ड। बैंक बोर्ड ब्यूरो। तीसरा है कैपिटलाइजेशन, मतलब पूंजीकरण। पूंजीकरण। चौथा है दबाव हटाना। पांचवा है सशक्तिकरण। बैंकों पर से दबाव हटाना। डी स्ट्रेसिंग। आप हिंदी से इंग्लिश में स्विच कर गए क्या? हाँ, ABCDEFG तक चला जाएगा, ये सातों जो है ABCD, हम इंग्लिश इंग्लिश बताएंगे अभी। तो सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट। उसके बाद छठा है जवाबदेही की योजना बनाना, फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी। जवाबदेही की योजना बनाना, फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी। और सातवां है प्रशासनिक सुधार, गवर्नेंस रिफॉर्म। सातवां है प्रशासनिक सुधार, गवर्नेंस रिफॉर्म। तो जब भी मान लीजिए प्रीलिम्स पूछेगा, कभी कभी पूछता है प्रीलिम्स, तो प्रीलिम्स अगर पूछेगा तो ABCDEFG याद रखेंगे। अपॉइंटमेंट पहला हो गया अपॉइंटमेंट, इस क्वेश्चन को तुरंत इंग्लिश मीडियम में स्विच कर जाएगा तो आसान रहेगा आपको खोजने में। मान लीजिए बोल दिया निम्नलिखित में से कौन सा इंद्रधनुष योजना का पार्ट नहीं था बैंकों का, तो उसमें से आप ऐसे तो याद रखने के लिए ऐसा कितना चीज याद रखेगा? ABCD याद रखेंगे, खोजेंगे भैया कोई तो डी, बी वाला मिसिंग है कि F वाला मिसिंग है, वहां से निकल जाएगा। पहला देखिएगा तो अपॉइंटमेंट लिखा हुआ है, नियुक्तियां। दूसरा बैंक बोर्ड ब्यूरो है, बी से हो गया बैंक बोर्ड ब्यूरो। तीसरा कैपिटलाइजेशन, पूंजीकरण का कैपिटलाइजेशन हो गया। चौथा हो गया दबाव हटाना, डी स्ट्रेसिंग, डी। उसके बाद सशक्तिकरण बात किए, ई एम्पावरमेंट। एफ हो गया फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी और गवर्नेंस रिफॉर्म। रिफॉर्म, जी से गवर्नेंस हो गया। तो ये बात है। हुआ क्या कि बीच में पब्लिक सेक्टर बैंक पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म में आ गया, बोलने लगा कि ये जब तक रिफॉर्म नहीं होगा तब तक दिक्कत होना शुरू होगा, क्योंकि इसमें पारदर्शिता धीरे धीरे कम हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, किसी तरह काम कर रहा है, पैसा आ रहा है मार्केट में। बड़ा बैंक अगर बनना है तो आपको
अपने में रिफॉर्म लाना होगा। तो ये पब्लिक सेक्टर, और साथ में एनपीए भी बढ़ता जा रहा था पब्लिक सेक्टर बैंक का। तो इन सब को सुधारने के लिए एक 7 स्टेप लिया गया, जिसमें यह है नियुक्ति में पूरे प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाया गया। ठीक कैसे? ऊपर टॉप लेयर पे जो आ रहा है बैंक से, मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि हम गवर्नमेंट में हैं, और हमको बहुत अच्छा लगा कि भैया चलो मेरे एक फलाने रिलेटिव हैं या फलाना आदमी है बहुत दिन से जान पहचान है, उसको बना दिए बैंक का चेयरमैन। और उसको क्वालिफिकेशन के नाम पे कुछ क्वालिफिकेशन है नहीं, पॉलिटिकली एक्टिव है, हम एक पोस्ट दे दिए। क्यों भैया? वो तो स्पेशलाइज आदमी का पोस्ट होना चाहिए। तो इसमें नियुक्ति को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए अपॉइंटमेंट का उसमें रूल्स रेगुलेशन आया। दूसरा, एक बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाया गया, बीबीबी। ये बैंक बोर्ड ब्यूरो क्या किया कि नियुक्ति को देखने लगा, उसके कंसर्निंग जितना रूल्स रेगुलेशन था सब बनाने लगा, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जो सब स्टेप होगा उन पे काम करने लगा। तीसरा, कैपिटलाइजेशन। जब आपका एनपीए बढ़ने लगा तो कहाँ से वो जो लॉस ज्यादा होने लगा, 100 रुपया में आपका 23 लॉस में जाने लगा। तो सरकार उस समय 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 पर कुछ डेटा एग्जैक्ट मेरे पास नहीं है, बट जितना उस समय याद आ रहा है, 13 15 16 17 के आसपास 75,000 करोड़ रुपया के आसपास इंजेक्ट करने के मूड में थी। 2 3 स्टेप में डालने जा रही थी बैंक में इस एनपीए वाले एसेट को, इशू को सॉल्व करने के लिए। तो ये कैपिटलाइजेशन जो आया वो वहीं से आया कि बैंक में पैसा इन्फ्यूज कर रही है सरकार। उसके बाद डीस्ट्रेसिंग, कि उसका जहां जहां कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था उसको पब्लिक सेक्टर बैंक पे दबाव हटाने का, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस हटाने का, गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस होता था उसको हटा के उसको ऑटोनोमस वे में काम करे अपने प्रोसेस से, वो हो गया। इंपावरमेंट समझ ही रहे, सशक्तिकरण, फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी, हर एक आदमी का अकाउंटेबिलिटी फिक्स, अगर ये काम ऐसा हुआ तो यही आदमी जिम्मेदार होगा। अकाउंटेबिलिटी का मतलब यही होता है। और फाइनली गवर्नेंस रिफॉर्म, कि उसके कार्यशैली में कैसे बदलाव आएगा, सारा कुछ उसके तहत आया। अब एक हेडिंग दीजिए, बैड बैंक। इंपावरमेंट में डिफरेंट टूल्स, जैसे आपको बैंक को सरफेसी एक्ट दिया तो इंपावर ही किया ना, कि अब आप उसमें नहीं गए, कोर्ट में नहीं गए, आप सीधा अपने प्रोसेस को, ट्राइब्यूनल को फॉलो किए और जाके आप एसेट रिकवर करके आए। तो इंपावरमेंट का ऐसा ही बहुत सारा स्टेप लिया गया। सरफेसिंग वाला डीएसएस में, बट ये तो पहले ही था ना। जब हम इंद्रधनुष योजना लाए और उसके बाद जो स्टेप लिए उसको एग्जाम्पल लेंगे, कि जो पहले हो गया था उसको लेंगे। बैड बैंक, अब पहले बैड बैंक लिखिए, जल्दी से खत्म नहीं होगा तो। बैड बैंक। सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की बढ़ती हुई बढ़ती हुई एनपीएज की समस्या को, बढ़ती हुई एनपीएज की समस्या को, एनपीएज की समस्या को समाप्त करने के लिए, एनपीएज की समस्या को समाप्त करने के लिए बैड बैंक की शुरुआत की गई। यह एक ऐसा बैंक है, यह एक ऐसा बैंक है जो सभी संस्थाओं के डूबते ऋण, जो सभी संस्थाओं के डूबते ऋण एवं जोखिमपूर्ण ऋण, जोखिमपूर्ण ऋण को अच्छे ढंग से प्रबंधित करेगा, को अच्छे ढंग से
प्रबंधित करेगा। अच्छे ढंग से प्रबंधित करेगा। अब हेडिंग दीजिए बैंक बोर्ड ब्यूरो। बैंक बोर्ड ब्यूरो। इसका गठन इसका गठन फरवरी 2016 में इसका गठन फरवरी 2016 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रशासनिक सुधार हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रशासनिक सुधार हेतु प्रशासनिक सुधार हेतु आरबीआई द्वारा नियुक्त आरबीआई द्वारा नियुक्त पीजे नायक कमिटी पीजे नायक पीजे नायक की अध्यक्षता में गठित पीजे नायक की अध्यक्षता में गठित पीजे नायक की अध्यक्षता में गठित समिति की समिति की अनुशंसाओं के आधार पर समिति की अनुशंस अनुशंसाओं के आधार पर एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी। एक स्वायत्त निकाय ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन ऑटोनोमस बॉडी स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। नाम से ही क्लियर है, बैंक बोर्ड ब्यूरो। मोस्टली ये परामर्श देता है अपॉइंटमेंट रिलेटेड, टॉप प्लेयर्स पे, जो डिफरेंट बैंक में चेयरमैन के बहाली पे या इन सब पे वो रिकमेंडेशन देगा। एसेट को कैसे अच्छा बनाए, बैड लोन कैसे कम करें, इन सब पे रणनीति बना के डिस्कशन करके देता है। अब लिखिए, हेडिंग दीजिए पूंजी पर्याप्तता अनुपात। पूंजी पर्याप्तता अनुपात, कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो, कार। क- हाँ, कार पढ़ना है कि करार पढ़ना है? कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो, कार, CAR। पूंजी पर्याप्तता अनुपात। पूंजी पर्याप्तता अनुपात बैंक की पूंजी पर्याप्तता अनुपात बैंक की जोखिम भारित संपत्ति के साथ बैंक की जोखिम भारित संपत्ति के साथ बैंक की पूंजी के अनुपात को बैंक के पूंजी के अनुपात को प्रदर्शित करता है। प्रदर्शित करता है। इसे इसे जोखिम भारित इसे जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात ब्रैकेट में कैपिटल रिस्क कैपिटल रिस्क कैपिटल रिस्क वेटेड रेशियो।
सॉरी, रेशियो, करार भी कहा जाता है। वेटेड एसेट्स रेशियो, एसेट्स छूट गया। भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत बैंकों को जोखिम भारित परिसंपत्तियों को ध्यान में रखकर, जोखिम भारित परिसंपत्तियों को ध्यान में रखकर कुछ पूंजी, कुछ पूंजी अपने पास बनाए रखनी होती है। कुछ पूंजी अपने पास बनाए रखनी होती है, जो बैंकों को, जो बैंकों को आकस्मिक वित्तीय संकट से सुरक्षा प्रदान करता है। जो बैंकों को आकस्मिक आकस्मिक वित्तीय संकट से सुरक्षा प्रदान करता है। बेसिकली जो कार कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है और क्रार है, वो एक ही तरह का है, एक ही चीज है। फॉरेन में आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेसेल देखेंगे, छोटा सा बचेगा, अब आधे घंटे का लगभग क्लास बचेगा इसमें। तो उसमें देखेंगे कि बेसेल जो है, बेसेल ही इसको फेमस किया था। आरबीआई करार ही यूज करती है वर्ड, CRAR, कैपिटल रिस्क एसेट, रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। ये है क्या? तो इसका अगर फॉर्मूला देखें तो आपका टोटल एसेट, कुल पूंजी, डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट, गुना 100। ये पूंजी, ये परसेंटेज बताता है कि आपका जो कुल कुल पूंजी है, वो जितना जोखिम है उसका कितना परसेंटेज है। यानी कि अगर मान लीजिए कि आप सारा का सारा सेफ बॉन्ड में लगाते हैं। देखिए आइडियली ये है कि बैंक का ये चीज मानते हैं कि जितना ज्यादा जोखिम रिवार्ड उतना ज्यादा। इस चीज को तो मानते हैं ना, कि शेयर मार्केट में आप खेलने जाइएगा तो हो सकता है आपको इंटरेस्ट रेट 20, 25, 30% तक का भी मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि आप अगले दिन दिवालिया भी हो जाएंगे। लेकिन कंप्लीट इसी चीज पे आप अगर अपना 100 रुपया का आमदनी है और 100 का 100 आप शेयर मार्केट पे लगा दिए, तो आप अगर उठ सकते हैं तो दूसरे दिन डूब भी सकते हैं। तो इसको, भार को अलग अलग करने के लिए, और बैंक का काम क्या है, बैंक चाहेगा हम अब मैक्सिमम पैसा कमाएं, तो वो सेफ में रिटर्न कम मिलेगा उसको, वो कम लगाएगा। लेकिन वो उसमें ज्यादा पैसा इन्वेस्ट ज्यादा करेगा जिसमें रिस्क ज्यादा है। तो बैंक अगर डूब गया तो फिर नीचे बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए सर ये क्या करना शुरू किया आरबीआई, कि इसको जितना आप कम रखें रिस्क वेटेड को, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग टोटल एसेट में से कुछ पैसा को आप साइड रखें, कि अगर जोखिम आ गया किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका पैसा है जो उसको मैनेज करेगा। तो बेसिकली कार वही चीज बताता है कि आपको कितना पैसा उसको साइड में रखना है। तो अभी वर्तमान में बेसल 3, अब नेक्स्ट क्लास में बेसल होगा, तो बेसल 3 का मानक जो है वो बोलता है 9% मिनिमम आप कार रेशियो रखिए या करार रेशियो रखिए। तो इतना आपका टोटल रिस्क एसेट का 9% आपको कैपिटल रखना होगा अपने पास। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे कि
कैसे ये काम करता है, थोड़ा सा इस पे डिस्कशन करके, क्योंकि ये एरिया से क्वेश्चन पूछता है। यूपीएससी तो बहुत पूछता है, बीपीएससी भी पूछता है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में देख लेंगे कि ये एक्चुअली क्या है, बैंक का यूज कैसे है। मान लीजिए बॉन्ड, बॉन्ड बोला जाता है सेफेस्ट है, गवर्नमेंट का बैकिंग होता है तो वो सबसे सेफेस्ट पैसा उठाने का तरीका है। तो बॉन्ड पे मान रिस्क जीरो हो गया। अगर हम बोले कि शेयर मार्केट हाईली इस पे है, तो मान लीजिए उस पे 10% लोन है, वेट है उसका, 10% चांस है कि आपका पैसा डूब सकता है। और कोई आप जो लोन देते हैं किसी प्राइवेट प्लेयर को, तो उस पे 15% चांस है कि डूब जाएगा। तो ये इसी तरह से वेटेज, आप आपका इसमें पैसा लगा हुआ है 1,000 रुपया, इसमें लगा हुआ है 10,000 रुपया, इसमें लगा हुआ है 20,000 रुपया। तो ये जो नीचे वाला पार्ट होगा रिस्क वेटेड एसेट, यानी कि आपका टोटल जोखिम भारित परिसंपत्ति जो है, वो हो गया 1,000 गुने जीरो, ये जीरो, 10,000 गुने 10%, वेट कैलकुलेट करके, और 20,000 गुने 15%, ये आपका टोटल जोखिम भारित है। अब टोटल एसेट क्या है, जितना आपका टोटल एसेट है ये नीचे वाला पार्ट, तो उसी का डिवीजन करके ये निकालता है। इसके कैलकुलेशन में नहीं पूछता है, इसके नेचर पे सवाल आता है। इकरार का बेसिकली यूज क्या है, क्यों आया गया, इसको हम लोग देख के नेक्स्ट क्लास में, तीन तीन या छोटा छोटा टॉपिक बचा है इस टॉपिक के रिलेटेड, बेसल मानक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे वो थोड़ा सा वाइट लेवल एटीएम, ब्लू ब्राउन लेवल, ये सब, हाँ ये सब पूछता है। तो इसको थोड़ा सा देख लेंगे कि ये क्या है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट एक टॉपिक है, बहुत छोटा सा है, कि बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट क्या है। जैसे हम लोग बैंकों का बैंक, बैंकर्स ऑफ द बैंक आरबीआई को बोले थे ना, तो वैसे ही सारे सेंट्रल बैंक का एक सेंट्रल बैंक है। तो वो क्या करता है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में, क्योंकि ये सब प्रीलिम्स में वन लाइनर पूछता है। और लास्ट में हम लोग स्विफ्ट के बारे में जानेंगे। स्विफ्ट कोड बहुत न्यूज में था जब रसिया पे बैन लगा था, तो स्विफ्ट रिवोक कर दिया गया उसका। तो स्विफ्ट क्या है उसको देखते हुए ये चैप्टर हम लोग, और लास्ट में, मतलब एकदम लास्ट में, जब सबसे लास्ट होगा वो, हम सोच रहे थे छोड़ ही दें, लेकिन छोड़ इसलिए दें क्योंकि वो यूपीएससी इस बार पूछ दिया फाइनेंशियल इंक्लूजन आरबीआई का। अगर नहीं पूछा रहता तो हम उसको कंटिन्यूटी में पढ़ाते, अब पूछ दिया तो उसको दोबारा बीपीएससी पूछ सकता है। अब बाकी आप लोग जान ही गए हैं। ये चार छोटा छोटा टॉपिक बचा है, मोस्टली आधे घंटे से 45 मिनट में हम लोग रैप अप करके बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले चैप्टर में घुसेंगे, करंट अकाउंट डिफिसिट, बीओपी, और ये सब देखते हुए।